होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, x का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 1 होता है। x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, सबों को पता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन जो कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, 1 का अगर इंटीग्रल निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू x होगा। x का डेरिवेटिव 1, इसीलिए 1 का इंटीग्रल x, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम एक दूसरे को एज ए रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालना। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, जरा याद करो। n x टू द पावर n माइनस 1 था, इतना था। इसीलिए अगर आप एंटी डेरिवेटिव निकालोगे यानी कि इंटीग्रेशन निकालोगे, तब आपको वैल्यू x टू द पावर n निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। चूंकि x टू द पावर n का डेरिवेटिव इतना है, इसीलिए इसका इंटीग्रल वैल्यू इतना होगा। यानी कि n x टू द पावर n माइनस 1 का n x टू द पावर n माइनस 1 का x के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रल निकाले, इंटीग्रेशन करें, तब जाके x टू द पावर n होगा। सही बात है। इसके बाद अगर हम बात कहें कि बता दो कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन x का डेरिवेटिव जो होता है वह cos x होता है। आपने पढ़ा है कि साइन x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का वैल्यू cos x होता है। इसीलिए cos x का इंटीग्रल वैल्यू जो होगा, cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा, यानी कि cos x का इंटीग्रल जो होगा वह sin x होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अभी बताए कि इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, इसीलिए। इसके बाद अगर बोले कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। इसीलिए साइन x का नहीं, गलत हो गया, माइनस साइन x का इंटीग्रल वैल्यू जो होगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू वो cos x होगा। अगर पूछे कि बता दो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, तब आप बोलोगे कि sec x इंटू टेन एक्स होगा। तब इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू, यानी कि इसका इंटीग्रल sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। बोलो क्या होगा। भूल ही गए। आप कैसे बोलोगे? आप तो वीडियो के अंदर हो, आप उस पार हम इस पार। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वह sec x होगा। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी देते हैं, उसकी बात हम थोड़े देर में करेंगे, वेट कर लो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा cos x का, पढ़े होगे कि cos x का डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आता है माइनस cos x इंटू cot x, बिल्कुल होता है। अच्छा, इसका इंटीग्रल निकालोगे तब क्या होगा, इसका पूरे का, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब क्या होगा, तो आप बोलोगे cos x होगा। अभी तक तो बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। माइनस cos x इंटू कॉट एक्स का x के रेस्पेक्ट में अगर पूछ दे कि इंटीग्रल क्या होगा, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या होगा, तब आप फटाक से बता दोगे कि cosec x होगा, cosec x होगा।
इसके बाद अगर हम पूछ लें कि बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप कहोगे sec स्क्वायर x होगा। इसीलिए अच्छा sec tan x का डिफरेंशिएशन हम पूछे, इसके बाद हम बोलेंगे कि tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, तब आप तुरंत बताओगे sec स्क्वायर x होगा। अगर पूछेंगे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, यानी कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तब आप बोलोगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं एज ए रिवर्स प्रोसेस। पूछेंगे कि बता दो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है। cot x का डेरिवेटिव होता था माइनस cosec स्क्वायर x। हम पूछेंगे कि बता दो माइनस cosec स्क्वायर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, तब आप कहोगे cot x होगा। बिल्कुल होगा। अगर पूछे कि बता दो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तब आप कहोगे 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। इसीलिए इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल फिर साइन इनवर्स x हो जाएगा। 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू साइन इनवर्स x होगा। इतना होगा। बोला इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के रूप में, तब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले आप पूरे कॉन्फिडेंट रहो। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शुरुआत में हम साथ साथ लेकर चलेंगे। जब आप एक बार हैबिचुअल हो जाओगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका बन जाएगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन को एक किनारे पर कुर्सी पर बैठा देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का। इसका डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं। इसके पहले हम बात बता चुके कि x पे पावर n का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे आ जाता है और x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, जहां पर n कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है। जैसे x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालोगे, तब आप इसी फॉर्मूला के अनुसार क्या करोगे, n आ जाएगा आगे और x टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 5x टू दी पावर 4 होगा। इतना होगा। तब अगर हम बोले कि x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना हो, तब यहां पर देखो n प्लस 1 है क्या, कांस्टेंट है। और आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट जो होता है, यहां तो पावर के रूप में कांस्टेंट है, x टू दी पावर है n प्लस 1, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है n प्लस 1, ये कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाता है, ऐसा आप पढ़ चुके हो। तो 1 बाई n प्लस 1 जो होगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन dy dx के बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं कांस्टेंट का, क्योंकि वह वेरिएबल पर निर्भर नहीं करता है। पढ़े हो गया। बचेगा क्या, बचेगा x टू दी पावर n प्लस 1, इतना बचेगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, x टू दी पावर n प्लस 1 का कैसे निकालोगे, तो इसी फॉर्मूले पे निकालोगे। x टू दी पावर n था तो n आ गया था आगे और x टू दी पावर n माइनस 1 हुआ था। जैसे x टू दी पावर 5 था तब 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 हो गया था। वैसे ही अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालो, x टू दी पावर n प्लस 1 का अगर निकालोगे डेरिवेटिव, तब क्या होगा बताओ जल्दी, n प्लस 1 आएगा आगे। देखो n आया था आगे, तब यहाँ n के स्थान पर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 आ जाएगा आगे और x टू दी पावर n माइनस 1 था, मतलब जितना था उससे एक पावर कम, लेकिन यहाँ तो n प्लस 1 है तो n प्लस 1 में एक कम होगा। यहां से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और n प्लस 1 भी इस n प्लस 1 से कैंसिल होगा और बचेगा क्या, x टू दी पावर n। हमने क्या देखा अभी तक कि x टू दी पावर n प्लस 1
बाई एन प्लस वन, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव का वैल्यू एक्स टू द पावर एन होता है। तब पूरी बात को आप अभी के लिए भूल जाओ, बस डायरेक्ट यही याद रखो। क्या याद रखना है, इसको मिटाते हैं। याद क्या रखना है कि हमने क्या देखा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का वैल्यू एक्स टू द पावर एन हुआ। इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल जो होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यह एक्स का फंक्शन है इसीलिए इसका इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसीलिए डीएक्स लिखते हैं। तब एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल वैल्यू जो होगा, बताइए आप पहले भी बता चुके कि डेरिवेटिव जो होता है वह इंटीग्रल का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होता है, ऐसा शुरुआत में भी हम बात बता चुके। इसीलिए चूंकि इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव इतना हुआ, इसीलिए इसका इंटीग्रल का वैल्यू यह होगा। तब क्या होगा बताओ, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, x n टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, इतना होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम कहें कि x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तब आप कहोगे 5x टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x टू द पावर 4, यानी कि इसका डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4 हो गया। अगर हम कहेंगे कि x टू द पावर 5 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, तब आप याद करो कि डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, इसका अलग और बीच में प्लस। तब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या होगा, 5x टू द पावर 4 होगा, और प्लस 7 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करते हो तब 0 आता है, यानी कि x टू द पावर 5 प्लस 7 का भी 5x टू द पावर 4 तो आया ही, साथ में एक 0, तो 0 बोलो या ना बोलो क्या दिक्कत है। अगर हम पूछे x टू द पावर 5 प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तब आपका जवाब वही होगा कि इसमें भी तो वही आएगा, 5x टू द पावर 4 प्लस 10 का डेरिवेटिव 0। अगर हम पूछे कि बता दो x टू द पावर 5 प्लस 99 का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी आपका जवाब वही होगा कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे और जोड़ देंगे। तो x टू द पावर 5 का क्या होगा, 5x टू द पावर 4 प्लस 0। तब आप जरा गौर से देखो, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव भी इतना ही हुआ, x टू द पावर 5 प्लस 7 का भी इतना ही हुआ, 5x टू द पावर 4, 0 का क्या मतलब है, x टू द पावर 5 प्लस 10 का भी डेरिवेटिव निकालने पर यही आया, देख लो हर जगह बराबर आ रहा है। तो अगर हम पूछें कि बताओ x टू द पावर 5 प्लस कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, और वह भी हो सकता है जो तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या 7 धोनी का नंबर हो सकता है, बिल्कुल। तब इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, 5x टू द पावर 4 ही होगा। यानी कि अगर हम पूछें कि इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, अरे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, शुरुआत में ही बात बताया। तो अगर पूछे कि इसका डेरिवेटिव तो इतना है, बताओ इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तब आप कहोगे कि x टू द पावर 5 तो जरूर होगा। क्या ये 5x टू द पावर 4 अगर यहां से अगर बात की जाए, अब बोले कि इसका डेरिवेटिव इतना है, अब पूछे कि बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा इस लाइन देख के, तब आप बोलोगे कि इंटीग्रल जो होता है वह डेरिवेटिव देख के बताते हैं। तब बताओ इसका डेरिवेटिव इतना था, तब इसका इंटीग्रल क्या इतना नहीं होगा क्या, x टू द पावर 5 प्लस 7। लेकिन अगर इस लाइन को देखकर अगर बात की जाए और बोले कि इसका बताओ इंटीग्रल क्या होगा, तब इस लाइन देख के तुम बताओगे कि x टू द पावर 5 प्लस 10 होगा। लेकिन ऐसे ही रैंडमली तुमसे पूछ लिया जाए कि बाबू बताओ 5x टू द पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा, तो तुम यही जानोगे, यही कोशिश करोगे जानने का कि 5x टू द पावर 4 किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आया था, किसका डेरिवेटिव था। तब 5x टू द पावर 4 जो था वह इसका भी डेरिवेटिव था, इसका भी डेरिवेटिव था, इसका भी डेरिवेटिव था, और हर चीज में x टू द पावर 5 है। उसके अलावा क्या है,
कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट एग्जैक्ट बता पाओगे कि 7 था कि 10 था कि 17 था कि ध्वनि वाला नंबर था? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। इसीलिए अगर हमसे कभी पूछा जाए कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, तब हम निश्चित नहीं बता सकते हैं। इसीलिए यहां हम मेनली बात कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब वह डिफिनिट नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बात तो ये जरूर आएगा, x टू द पावर 5 जरूर आएगा, x टू द पावर 5 तो जरूर आएगा, लेकिन इसके अलावा कांस्टेंट क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम कांस्टेंट c देते हैं, मतलब c के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रल जो होगा वह अलग अलग आएगा। उम्मीद करते हैं यह बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम निकालने में यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों देते हैं। यह c जो कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों देते हैं? क्योंकि इस इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रल एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। चलो अगर चीजें नहीं समझ में आई तो एक बार और समझा देते हैं आपके लिए, क्या दिक्कत है इसमें। अगर बोले कि cos x का अगर पूछा जाए कि बताओ इंटीग्रल क्या होगा, तब आप यही बोलोगे कि cos x पहले पता कर लेते हैं कि किसका डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x आता है। जरा गौर से सोचो, किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x आता होगा? बिल्कुल sin x का आता है। आपका जवाब एकदम बिल्कुल सही है। sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, sin x का अगर डेरिवेटिव निकाले तब आप बोलोगे cos x होगा। अगर बोले कि sin x प्लस 5 का क्या होगा डेरिवेटिव, तब आप बोलोगे कि cos x ही होगा साहब, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूछे कि sin x प्लस 15 का क्या होगा डेरिवेटिव, तब भी आप यही बोलोगे कि cos x ही होगा। अरे यहाँ 15 दे दो, 5 दे दो, 25 दे दो, 7 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो 0 ही आना है। तब cos x प्लस 0 लिखो या ना लिखो, क्या हर्ज हो जाता है। अब अगर हम उल्टा पूछे कि अब बताओ cos x का इंटीग्रल क्या होगा, तब आप बोलोगे पक्का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसका चूंकि डेरिवेटिव इतना था, इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा वो sin x होगा। लेकिन इस लाइन के अनुसार देखोगे तब बोलोगे sin x प्लस 5 होगा। इस लाइन के अनुसार देखोगे तो cos x का इंटीग्रल आप sin x प्लस 15 बताओगे। मतलब आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो इसका इंटीग्रल, लेकिन हाँ ये जरूर कहोगे कि cos x का इंटीग्रल जो होगा उसमें एक चीज sin x तो जरूर आएगा और इसके अलावा कोई कांस्टेंट c होगा। c का अलग अलग वैल्यू cos x का इंटीग्रल जो होगा वो अलग अलग देगा, इसीलिए इसको हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए पहला फॉर्मूला देखने के बाद इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला ये जो आया x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन, वह क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। कहां से आया? बस वही डेरिवेटिव निकाले थे इस फंक्शन का और इसका डेरिवेटिव इतना आया, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ही होगा। बस चर्चा कर दी। अच्छा सवाल कैसे होगा? मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए x टू द पावर 5 का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन करने को कहा जाए x टू द पावर 5 का, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करने को कहा जाएगा, तब आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला का यूज करोगे। देख लो n के जगह पे यहाँ कितना है 5 है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? x दोगे और उस पर पावर लगाओगे n प्लस 1। n प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1, तब कितना आएगा? x टू द पावर 1 आएगा 516 अपॉन 6। अच्छा इसका इंटीग्रेशन निकाले हैं, इसका इंटीग्रल निकाले तब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे कि कितना आएगा। हाँ ये जरूर आएगा, तब प्लस c देते हैं। वैसे ही अगर पूछे कि बताओ x टू द पावर n dx का, इतना तो आएगा ही, साथ में कांस्टेंट c भी आएगा इतना। तो फर्स्ट फॉर्मूले के बाद हम चलते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे। इस चीज को आपको याद कर लेना है, पहले चीज को, इसको ये पहला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इंटीग्रेशन का। इस पहले फॉर्मूले से निकलने वाला
कुछ पार्टिकुलर केस, उसको भी एज ए फॉर्मूला याद करके चलना है। जैसे अच्छा एक बात और, इसमें एक बात और, यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हम करेंगे जब n का वैल्यू -1 नहीं हो। -1 जब रहेगा तो यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि x टू द पावर अगर -1 ऐसे हो और इसका इंटीग्रल पूछा गया हो, तब यहां देखो x टू द पावर n, x टू द पावर n के रूप का तो है, लेकिन n जो है यहां वह -1 है, तब यह फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, तब उसकी बात हम थोड़े देर में करेंगे। अभी अगर -1 अगर रहेगा तो देख लो -1 + 1 यहां डिनोमिनेटर में हर में 0 आ जाएगा और इसको अनडिफाइंड कर देगा परिभाषित। इसीलिए n नॉट इक्वल टू 1 रहे, नॉट इक्वल टू -1 रहे तभी एप्लीकेबल ही होगा। n इक्वल टू -1 के लिए यह फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो सेकंड दूसरा नहीं, इसी का स्पेशल केस, इसी का कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में इसको रोमन में लिख देते हैं 1। जैसे अगर पूछे कि बताओ x का डेरिवेटिव क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तो जवाब होगा 1, बिल्कुल 1 होगा। तो अगर हम पूछें कि 1 का इंटीग्रल फिर क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तब आप कहोगे कि x होगा। देखो आपको करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, ये बात आप जानते हो। तो अगर x का डेरिवेटिव 1 कह रहा है, तब 1 का इंटीग्रल जो होगा वह क्या होगा, x होगा। तब आपको कुछ नहीं करना है, यहां इंटीग्रल का साइन देना है, बिल्कुल दे दिए। इंटीग्रल का साइन देने के बाद इधर से डेरिवेटिव का साइन हटा देना है, हटा दिए, और यहां बटा में dx था, उसको dx को इधर लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक और ले लेते हैं। cos x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, या पहले बता दो कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, पता होगा -sin x। तो -sin x का इंटीग्रल जो होगा, यहां इधर इंटीग्रेशन का साइन होगा, इधर d/dx हटा दो और इस dx को इधर रखो। चलो नहीं समझे तो फिर से एक सवाल ले लेते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि डेरिवेटिव sin x का क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, तब आप कहोगे कि sin cos x होगा। तब cos x का इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा, sin x है। तो कैसे लिखोगे, आप इधर से d/dx हटा दो और इधर इंटीग्रेशन का साइन दे दो। इधर से d/dx हटाने के बाद इधर को बटा में dx है, उसको क्रॉस करके यहां dx लिख दो, हम मिटा दो। यहां से क्या पता चला कि इंटीग्रेशन cos x का जो होगा वह sin x होगा। अब तो समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो अच्छा। और स्पेशल क्या केस क्या याद रखना है, अभी क्या पढ़े कि डिफरेंशिएशन x का जो होता है वह 1 होता है, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन जो होगा x के रिस्पेक्ट में वह x होगा। अगर पूछे 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y होगा। पूछेंगे कि d थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो थीटा होगा। बस इसको ध्यान देना है, dx रहेगा तो x, dy रहेगा तब y, d थीटा रहेगा तब थीटा। इसके बाद और क्या याद रखना है, और याद रखना है आपको कि बताइए कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता था, जरा याद कर लो। रूट x का होता था 1/2 रूट x, इतना होता था डिफरेंशिएशन। तब अगर पूछे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, तब आप कहोगे इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या होगा, तब आप कहोगे कि रूट x होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम बोले कि बताओ 1/2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी निकाल देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन साइन के बाहर निकालते हैं कांस्टेंट को, वैसे ही इंटीग्रल साइन के बाहर भी निकल जाता है। तो अगले स्टेप में 1/2 कहां आएगा, बाहर आएगा। तो 1/2 बाहर आएगा, तो बाहर आएगा, तो बाहर आ गया 1/√2, 1/2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब दूर इधर है नीचे है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा 2 और यहां से हट जाएगा। तो
तो अगर हम पूछे कि 1/√x का इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या होगा, तब 2√x होगा, ऐसा आप बताना। अगर हम पूछे कि बताओ तीसरा, अगर हम कहें कि बता दो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तब 1/x का डेरिवेटिव आप बताओगे कि -1/x² होता है, ऐसा हम डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तब हम अगर कहें कि -1/x² का इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1/x होगा साहब, बिल्कुल होगा। लेकिन हम -1/x² का पूछे तब आप बताए +1/x इंटीग्रल। अगर हम +1/x² का पूछते तब, प्लस का अगर पूछते तब आप बोलते कि इतना होगा, -1/x होगा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होगा सब में, जो छूटा हुआ है, बिल्कुल होगा। अगर हम पूछे कि बता दो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 1/x⁵ का क्या होगा डेरिवेटिव, तब आप कैसे करते थे, जरा याद करो। आप कैसे करते थे, x⁵ को ऊपर ले जाते थे, x⁻⁻5 होता था, इतना होता था। अब डेरिवेटिव में आप कैसे करते थे, x⁴n का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁴n का डेरिवेटिव जो होता था वो n आगे आता था और x⁻n-1 होता था। वैसे ही इसका करोगे तो n आएगा आगे, -5 आ गया आगे, और x⁻n-1 यानी कि -5 -1 यानी कि -5 यह हो गया, और यहाँ x⁻⁻6 हो गया। अब बताओ x⁻⁻6 को ऐसे लिख सकते हो क्या, नीचे जाएगा तो x⁻+6 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है 1/x⁵ का डेरिवेटिव कितना हो गया, -5x⁻6। तो अगर हम पूछें कि बताओ -5/x⁻6 का -5/x⁻6 का इंटीग्रल क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तब आपका जवाब होगा कि 1/x⁵ होगा, इतना होगा +c। तब अगर हम कहें कि -5 जो यहां है, क्या उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाला जा सकता है क्या, तब आप कहोगे कि हाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि यह एक कांस्टेंट है। तो -5 को आप जैसे ही बाहर करोगे, तो -5 को बाहर करोगे तो यहाँ -5 होगा, जो कि गुना में रहेगा, और -5 उधर जाके क्या होगा, भाग में होगा। तो भाग में होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लगा लेना। तो -5 गुना में है तो उधर जाके ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, बिल्कुल। अब माइनस नीचे ना आके ऐसे लगा दो, क्या दिक्कत है। तो 1/5x⁵ +c होगा। हम एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में इस चीज को याद करेंगे, इस बात को अभी भी ध्यान रख लो। अगर 1/x⁻10 का अगर पूछेंगे इंटीग्रल बता दो, तब आप क्या करना, या तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, या तो अभी जो बात बताया उसका यूज कर लेना। तब आप क्या करोगे, जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 6 था, तब यहाँ आया था क्या 5, तब यहाँ 10 है, तब नीचे आएगा कितना 9, और क्या आएगा x⁻6 था, तब आया था इंटीग्रल करने के बाद x⁻5, यहाँ आएगा x⁻9, और यहाँ एक माइनस भी था, यहाँ माइनस अब प्लस से। आप चाहो तो इस रूप में बदल के भी निकाल सकते हो। जैसे हमको निकालना है इंटीग्रल 1/x⁻10 का, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो x⁻10 प्लस 10 है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो x⁻10 होगा। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या लिखोगे, x⁻n+1, n+1 करोगे तो -10 + 1 बाई कितना होगा, बाई होगा n+1 यानी कि -10, n के जगह देख लो -10 है +1, तब x⁻⁻9 होगा ऊपर, और नीचे होगा -9। अच्छा x⁻⁻9 नीचे जाके x⁻+9 बिल्कुल, और ये माइनस को कर लो ऊपर, और 9 यहाँ ऐसे। तब आप इस बात को याद रखना कि अगर 1/x⁻10 रहेगा, तब उसको सबसे पहले ऊपर ले जाके इस फॉर्म में लाना, और फिर इस फॉर्मूले का यूज करना। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जब सवाल लेंगे तब ज्यादा से फॉर्मूला याद होने का संभावना ज्यादा होगा। तब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, दूसरे फॉर्मूले पे। पहले बता दो कि क्या sin x का डेरिवेटिव क्या होगा। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या होगा, तब आप कहोगे कि cos x होगा।
कितना बार बोलते हो एक ही बात, इतना बार मत बोलो हम सो जाएंगे। बिल्कुल नहीं सोना है, आज नहीं सोने देंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तब अगर हम कहें कि कॉस एक्स का इंटीग्रल फिर क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल अगर निकालोगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल जो होगा वह साइन एक्स होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। समझ गए होगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। तीसरा चलते हैं फॉर्मूले पे। तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, पूछेंगे कि बताओ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप पढ़े होगे कि माइनस में साइन एक्स होता है, माइनस में कॉस साइन एक्स होता है। अभी भी पढ़े होगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में 6 होता है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता होगा सेक, और एक क्या होता है कॉसेक। तब आपने पढ़ा होगा कि जितना भी सी से स्टार्ट होता है, जैसे सी कॉस सी से स्टार्ट हुआ, कॉट सी से स्टार्ट हुआ, कॉसेक सी से स्टार्ट हुआ, तो जो सी से स्टार्ट होता था उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव जो होता था वह निगेटिव में आता था, पता होगा, सबको पता है, ठीक है। तो उसकी चर्चा अभी नहीं फिलहाल करें, तो डिफरेंशिएशन में आप पढ़े ही होगे। तो cos x का डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा। तो अगर हम कहें कि बता दो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल बिल्कुल cos x होगा। लेकिन अगर हम प्लस साइन एक्स की बात करें कि प्लस में साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तब आप तो कहोगे कि माइनस साइन एक्स का प्लस में था cos x, तब साइन एक्स का अगर इंटीग्रल पूछेंगे तो बोलोगे कि माइनस cos x होगा। हाँ बिल्कुल, माइनस बाहर किए होंगे फिर उधर लेके चले गए होंगे। समझ गए। तीसरा फॉर्मूला बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला याद करना है, दूसरा सेकंड और एक ही याद करना है। तो 3 अभी तक हुआ है और होगा। फोर्थ फॉर्मूला पे चलते हैं। अगर हम पूछे कि बताओ सेक एक्स का इंटीग्रल क्या, डेरिवेटिव क्या होगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, बिल्कुल होता है। तब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर इंटीग्रल हम कहें कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, अगर इसका डेरिवेटिव इतना होता है तब इसका इंटीग्रल sec x होगा, ये बात आप जानते हो। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वह sec x प्लस c होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल होगा, रिवर्स प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम कहें कि बताओ कि cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, cosec x का, तो cosec x फिर से c से स्टार्ट हुआ है, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो ये पता करो सी से स्टार्ट होने वाला जो था ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका निगेटिव में आया था डेरिवेटिव। तो cosec x का क्या था, माइनस में था cosec x इंटू cot x, बिल्कुल था। तो अगर हम कहें कि बताओ माइनस cosec x इंटू cot x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो आप बोलोगे cosec x होगा, इतना होगा cosec x। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ फॉर्मूला जो दिखे, यहाँ फॉर्मूला जो दिखे वो प्लस प्लस दिखे, माइनस में ना हो। तो ऐसा करते हैं दोनों और माइनस से गुना कर लेते हैं, इधर भी और बराबर को उधर भी, तो ये प्लस बन जाएगा। तो माइनस से गुना करोगे तो बताओ cosec x इंटू cot x बन जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। आपको बस यही याद रखना है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल जो होगा वह माइनस cosec x प्लस c होगा। फॉर्मूला ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, बिल्कुल हो गया। उसके बाद अगर पूछेंगे कि बता दो कि tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आप कहोगे sec स्क्वायर x हमने पढ़ा है। तब अगर हम पूछें कि बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तो आप तुरंत कहोगे कि tan x प्लस c होगा, इतना होगा, इतना बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो बेसिक इंटीग्रल तो याद ही रहेगा। अगर पूछे कि बताओ cot x का फिर क्या होगा, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, पढ़े हो गया, तो आप कहोगे कि हाँ पढ़े हैं, ये तो c से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी निगेटिव में होगा, और एक होगा cosec स्क्वायर x। तो अगर हम कहें कि बताओ कि माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहोगे cot x। लेकिन अगर पूछे cosec स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस हटा के पूछे, बोले कि cosec स्क्वायर x का क्या होगा, आप यही कहोगे कि माइनस cot x होगा। फिर अगर माइनस का पूछ लो तब तो cot x,
इसका पूरे का पूछो तब तो cot x, लेकिन अगर माइनस हटा के पूछो तब इधर माइनस फिर लगाना पड़ेगा, इतना प्लस की। इसको भी आपको याद कर लेना है। वाले पे 8वें में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव की बात करेंगे। अगर पूछे कि बता दो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तब आप कहोगे कि 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? तब आप कहोगे साइन इनवर्स एक्स का है। तब बता दो यह जो है इसका इंटीग्रल क्या होगा? तब आप कहोगे कि साइन इनवर्स एक्स होगा। इसीलिए इसका इंटीग्रल अगर पूछे 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तब आप कहोगे कि साइन इनवर्स एक्स होगा और प्लस एक कांस्टेंट सी होगा। अगर हम कहें कि बता दो कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तब आप कहोगे कि माइनस में होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है डेरिवेटिव, पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन वाले। इसीलिए इसका अगर इंटीग्रल पूछा जाए -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तब आप कहोगे कि कॉस इनवर्स एक्स होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तब आपको यह भी याद रखना है, ये फॉर्मूला, इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद बताओ, अगर पूछे कि बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। तब अगर हम कहें कि इसीलिए बता दो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तब आप कहोगे कि tan इनवर्स x होगा, इतना होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे भी याद करना है। इसके बाद अगर पूछे कि बताओ cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है इतना ही, बस माइनस में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी नहीं याद है तो इन सारे को भी याद करना है। अभी तो हम सिर्फ इसी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं जो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बनाने में मदद करेगा, तो उसका फॉर्मूला याद करने वाले को हम लोग ब्रैकेट में घेरे। अगर पूछे कि बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप कहोगे cot इनवर्स x, cot इनवर्स x प्लस सी। बिल्कुल, इसको भी याद रख लेना है। इसके बाद 12 में बोलेंगे कि बताओ सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, तब आप कहोगे कि 1/mod ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इतना होता है। अच्छा, मोड को अभी के लिए हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पूछेंगे कि बताओ इसका इंटीग्रल फिर क्या होगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, तब आप तुरंत कहोगे कि सेक इनवर्स x होगा, सेक इनवर्स x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक सी होगा। इसे भी एज ए फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद 13वां बोलेंगे कि बताओ कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तब आप कहोगे कि -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना ही होता है, बस सिर्फ माइनस। तो अगर हम कहेंगे बताओ इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तब आप कहोगे कि कॉसेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे भी एज ए फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद और क्या याद रखना है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया 6, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। अब एक एक्सपोनेंशियल का भी याद रखना है। एक्सपोनेंशियल में क्या याद रखना है कि अगर e⁻x का डेरिवेटिव पूछे तो याद कियोगे कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। तो अगर हम पूछे कि बता दो फिर e⁻x, यह e⁻x का इंटीग्रल क्या होगा, तो बोलोगे e हो। यहां तो दोनों जगह e⁻x ही है, तो e⁻x का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तब आप कहोगे कि e⁻x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे भी फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर पूछेंगे इसी का स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस अगर हम पूछें कि बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या था, याद करो
a टू द पावर x गुना log ऑफ a, और इस log का बेस e होता है, पता ही होगा। तो अगर हम कहेंगे कि बताओ इसका फिर इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल a टू द पावर x गुना log a का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहोगे कि यह तो जो था इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव था, तो इसका इंटीग्रल a टू द पावर x होगा, a टू द पावर x। लेकिन फिर वापस से देखो, यहां पर देखो ये log a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो log a कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के बाहर ला सकते हो, तो log a को बाहर लाओगे, बाहर जब लाओगे तो गुना में रहेगा, और इधर जाके वो आखिरकार भाग में हो जाएगा log a। तो अगर a टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल पूछे, a टू द पावर x का इंटीग्रल पूछे, तब आप a टू द पावर x लेना और डिवाइड करना log a से। यहां देखो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन में log a गुना हुआ था a टू द पावर x के साथ, जबकि यहाँ a टू द पावर x का इंटीग्रल में log a डिवाइड में आया है। इस बात को आपको याद रखना है, तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, और एक दो फॉर्मूला है उसे भी याद रखना है। एक फॉर्मूला ये आप याद कर लो कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे कि 1 बटा mod x होता है, कितना होता है, बिल्कुल 1 by mod x, ठीक है। अच्छा 1 by x ही कर लो भी, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो अगर हम पूछे कि 1 by x का फिर क्या होगा, 1 by x का, तो 1 बटा x का इंटीग्रल log ऑफ mod x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे भी आपको याद करना है। अभी हम जो इतना 16 फॉर्मूला लिखे हैं इधर का यह आपके लिए रिलेवेंट है, 7 इसके पहले वाले पेज में था, और यहां पर अभी और कुछ है 8 से लेके 16 तक। तो इन सारे फॉर्मूले को सबसे पहले आपको याद कर लेना है बाय हार्ट। हम कुछ सवाल को लेंगे, लेकिन सवाल लेने के पहले हम आपको एक छोटा सा ब्रेक दे रहे हैं, आप रिलैक्स कर लो, पानी वानी पी लो, अच्छे से आराम कर लो, उसके बाद दोबारा वीडियो आप देखना। लेकिन सबसे पहले इन सारे फॉर्मूले को पहले आप याद कर लो, 5 मिनट का ब्रेक है आपके लिए। प्रश्नावली 7.1 का यह 5 सवाल हम आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सवाल हिंदी इंग्लिश में दोनों है, उन सारे स्टूडेंट का ख्याल रखा गया है जो हिंदी मीडियम से भी है और इंग्लिश मीडियम से भी। तब सवाल आप अपने एनसीईआरटी बुक को सामने रखकर देख भी सकते हैं। सवाल क्या है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा यहां गौर करना है, यहां लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के आधार पर देख के तुमको बताना है कि सारे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी का मतलब विरोधी, और डेरिवेटिव मतलब पता ही होगा, डिफरेंशिएशन करते थे तो डेरिवेटिव निकलता था। तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है मतलब डेरिवेटिव का एंटी निकालना है, उल्टा निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इंटीग्रल निकालना है। तो इन सारे का इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रल का वैल्यू बताना है, लेकिन पूरा फॉर्मूला का यूज करके नहीं, बल्कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के आधार पर। पढ़े थे कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो डिफरेंशिएशन के आधार पर तुमको बताना है कि एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा। तो इन सारे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, तभी सारे सवाल को बना सकते हो। डिफरेंशिएशन का सवाल बनाना है क्योंकि हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना है। अच्छा हिंदी में यही सवाल कैसे लिखा हुआ है, निम्नलिखित फलनों के, सब फलन है, फंक्शन है, फलन, प्रति अवकलन, अवकलन नहीं बल्कि प्रति अवकलन मतलब एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। समाकलन जिसको बोलते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें, निरीक्षण विधि ऑब्जर्व करके बताना है तुमको, ठीक है। तो इन सारे सवाल को बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ना कि इंटीग्रेशन का। निकालना तो है इंटीग्रल ही, इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन इंस्पेक्शन के आधार पे करना है, मतलब उस आधार पे करना है कि इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव यह किसका डेरिवेटिव है ये पता करेंगे, ये किसका डेरिवेटिव है ये पता करेंगे, इसीलिए इसका इंटीग्रल वही फंक्शन हो। तो जरा देख दो सवाल नंबर फर्स्ट, पहला सवाल हम बनाते हैं सॉल्यूशन, कैसे करोगे, निरीक्षण विधि द्वारा करना है।
एग्जाम में आने का संभावना इस टाइप के सवाल का नहीं है। आएगा कि तो डायरेक्ट पूछेगा कि sin 2x का इंटीग्रल वैल्यू बताओ क्या होगा, इन निरीक्षण के आधार पर बनाने के लिए नहीं बोलेगा। तो sin 2x का सबसे पहले तुमको यह सोचना है कि sin जो होता है, इस sin जो होता है, sin वह किसका डेरिवेटिव निकालने पे आता है, किसका डिफरेंशिएशन कर देते हो तब sin आ जाता है। जरा सोचो, cos x का डिफरेंशिएशन करते हो तब क्या आता है, जरा सोचो। cos x का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या sin x आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन माइनस में आता है, माइनस साइन। कोई बात नहीं, आता तो है। तो स्टार्ट क्या करोगे, सबसे पहले सोचोगे कि sin 2x का निकालना क्या है, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना है। तो डायरेक्ट नहीं करना है, इंस्पेक्शन के आधार पर करना है। तो सबसे पहले सोचना कि sin जो है वो किसका डेरिवेटिव में आता है, किसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा। तो तुम यही बोलोगे कि सिंस डिफरेंशिएशन अगर हम कर दे cos 2x का, देखो अगर cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, क्या sin नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो यही बोलेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बीट कर लो, यह सारा सवाल तो आप लोगों के लिए ही है। 5 सवाल पहुंचते पहुंचते आप खुद से बोलोगे कि अब हमें चीजें समझ में आ गई है, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इजाजत है? इजाजत नहीं भी देंगे तब तो बढ़ा ही दोगे, तब क्या करोगे? तो हम क्या सोचे कि sin 2x से इंटीग्रल निकालना है, इंस्पेक्शन के आधार पर हम सोचते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे sin आएगा। तो cos का डिफरेंशिएशन करने पे sin आता है। तब बताओ cos 2x का डिफरेंशिएशन तुम निकालो, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? cos का तो होता है माइनस sin और 2x है तो 2x, लेकिन देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, जबकि यहाँ फंक्शन जो 2x है x में 2 से गुना है। तो याद करो चेन रूल लगाते थे, तो 2x का डिफरेंशिएशन हम निकालोगे x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा, बिल्कुल होगा 2। मतलब कितना आ गया, -2 sin 2x आ गया, इतना आया। ये -2 sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया, cos 2x का आया। cos 2x का जब डिफरेंशिएशन निकाले तब आया -2 sin 2x। लेकिन हमको इंस्पेक्शन के आधार पर इंटीग्रल किसका बताना है, इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव sin 2x का बताना है, इसका थोड़े ना बताना है। लेकिन अगर हम इसका बोले कि चूंकि इसका डिफरेंशिएशन, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना है, इसका इतना है, तब बोलेंगे कि इसीलिए दिस इंप्लाई, या फिर इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा, किसका इंटीग्रल, -2 sin 2x का, इसका, चूंकि इसका डेरिवेटिव इतना हुआ तो इसका इंटीग्रल इतना होगा, cos 2x होगा, बिल्कुल होगा cos 2x। लेकिन हमको इंटीग्रल बताना किसका था, sin 2x का, यानी कि हमको ये चीज बताना था इंस्पेक्शन के आधार पर, sin 2x का इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद ये बताना। लेकिन हम तो इसका निकालना है, तब बोलो नहीं -2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो अगले स्टेप में -2 को कर दोगे बाहर, तो -2 बाहर आएगा तो बचेगा sin 2x dx बराबर cos 2x। अब गुना में -2 है तो इधर आके क्या होगा, भाग में होगा। तो हम कहेंगे कि इसीलिए इंटीग्रल ऑफ sin 2x जो होगा x के रेस्पेक्ट में, उसका वैल्यू cos 2x अपॉन -2 होगा, और यही आंसर होगा। यही इंस्पेक्शन के आधार पर हम बता पाए। इस cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है, करना है। तो cos 3x का डेरिवेटिव जो होगा, एंटी डेरिवेटिव, उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल को ऐसे ही डिनोट करते हो, मतलब इसी का वैल्यू को फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, cos 3x dx का इंटीग्रल वैल्यू बाय इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले बताओ क्या, कैसे शुरुआत किए थे, तो आप यही सोचना कि cos 3x जो होता है वो किसका डेरिवेटिव में आएगा, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो उसमें cos 3x आएगा। तो हम जानते हैं कि sin 2x का जब करेंगे, अगर sin 3x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तब क्या आएगा जरा सोचो, sin 3x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तब क्या उसमें cos आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। sin 3x का क्या होगा, cos 3x, और चेन रूल से 3x का क्या होगा, 3, तो 3 आगे लगा देते हैं।
तो यही लिखना कि चूंकि sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x होता है, इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा 3 cos 3x का x के रेस्पेक्ट में, इसका जो इंटीग्रल होगा वह sin 3x होगा, sin 3x होगा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा था, क्या इसका पूछ रहा था, क्या इसका पूछ रहा नहीं, सिर्फ यहाँ 3 नहीं है, 3 गुना में बाहर आ जाएगा और उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, इसीलिए cos 3x dx का इंटीग्रल जो होगा वो गुना में 3 उधर जाकर भागा में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा sin 3x by 3, मन करे तो प्लस कांस्टेंट सीधे। देखिए तीसरा सवाल क्या है, e⁻²x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव किसके आधार पर, निरीक्षण विधि के अनुसार, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के अनुसार, ऑब्जर्व करके बताना है तुमको। तब बताओ हमको मेनली यही निकालना है e⁻²x का इंटीग्रल वैल्यू इंस्पेक्शन के आधार पर, ठीक है, निरीक्षण के आधार पर निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, चूंकि बताओ e⁻²x किसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद e⁻²x जैसा चीज आएगा। तब बोलो अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें इसका e⁻²x का, e⁻x का नहीं, e⁻²x का, तो e⁻²x का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, e⁻²x का डेरिवेटिव जो होगा वह e⁻²x तो आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अभी हम निकालेंगे 2x के रेस्पेक्ट में, लेकिन निकालना तो है x के रेस्पेक्ट में। तो फिर याद करो चेन रूल से 2x का निकालते थे, तो 2x का होता था 2, तो 2 आगे कर दो ऐसे 2 गुना इतना, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आया वो क्या है, 2 × e⁻²x है। तो अगर हम पूछेंगे, इसीलिए अगर हम कहेंगे कि बताओ कि चूंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इसका अगर हम पूछे कि 2 × e⁻²x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि होगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन ही होगा, इसका इंटीग्रल ही होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा क्या, इतना होगा। तो अगर हम बोलेंगे लेकिन हमको इसका करना था, क्या इसका पता करना था इंटीग्रल, बिल्कुल नहीं पता करना था, हमको तो करना था e⁻²x का, e⁻²x इसमें है, इसके अलावे क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, तो 2 को कर लो इंटीग्रेशन साइन के बाहर जब करोगे तो गुना में रहेगा, तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx का वैल्यू जो होगा e⁻²x by 2 होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आंसर होगा। अवलोकन के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, इंस्पेक्शन के आधार पर हम बता पाए। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चौथा सवाल क्या है, चौथा हमको वैल्यू पता करना है इसका ax + b पे पावर 2, इसका पता करना है निरीक्षण के आधार पर। तब वापिस से फिर से सोचो कि ax + b पे पावर 2 किस में आएगा, किसका डेरिवेटिव निकालोगे कि ax + b पे पावर 2 आएगा। अच्छा इस बात को समझने के लिए अगर हम बोले कि बताओ x³ का डेरिवेटिव करोगे तब क्या आएगा, x³ का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 3x², देखो जरा गौर से x² आया। तो अगर बोलेंगे कि बताओ x + 1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे तब क्या होगा, इसका निकालोगे तब क्या होगा, तब आप यही कहोगे ने कि सबसे पहले x + 1 का करेंगे, चेन रूल की बात बाद में कर लेंगे, पहले इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले तो 3 आएगा आगे, और x + 1 पे पावर आ जाएगा 2, इतना आएगा, बिल्कुल आएगा, देख लो इसका। तो हम यही जानना चाहते हैं कि x + 1 पे पावर 2 किसका डेरिवेटिव में आएगा, किसका डिफरेंशिएशन करने पर x + 1 पे पावर 2 आएगा। तो आप यही कहोगे कि x + 1 पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब x + 1 पे पावर 2 आ जाएगा। यहां देखो ax + b पे पावर 2 है, तो किसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालने के बाद ax + b पे पावर 3 होगा। तो आप यही कहोगे कि ax + b पे पावर अगर 3 का अगर डिफरेंशिएशन हम करें, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, बताओ इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि ax + b पे पावर 3 है, तो सबसे पहले ax + b के रेस्पेक्ट में करेंगे अगर तो 3 आएगा आगे, और ax + b पे पावर जो होगा वो 3 - 1 यानी कि 2 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन याद करो फिर चेन रूल लगाओगे, ax + b का करोगे, तो ax + b का जब चेन रूल से करोगे, डिफरेंशिएशन में सब सारे चीज का चर्चा कर चुके हैं, तो ax + b का करोगे डिफरेंशिएशन, तो बताओ ax का जब करोगे तो क्या होगा, a बाहर x का 1 यानी कि a, अब b का तो 0 होगा, मतलब ax + b का कितना होगा डिफरेंशिएशन, a होगा, तो a भी इसमें आएगा, यानी कि इतना होगा, इतना
इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इतना आएगा और उसमें देखो ये चीज आ रहा है, ये चीज। तब बताओ इसका डिफरेंशिएशन करने पे इतना आया, इसीलिए क्या बोलोगे, इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा 3a इंटू ax प्लस बी पे पावर 2 का x के रेस्पेक्ट में बोलोगे कि ax प्लस बी पर पावर 3 होगा, इतना होगा। लेकिन क्या इसका पूछ रहा था, क्या ये पूरे का क्या पूछ रहा है, जरा गौर से देखो, इतना पूछ रहा है नहीं, बिल्कुल इसी का पूछ रहा है, सिर्फ इसका। तब बताओ 3 ये कांस्टेंट है, कहां आएगा, बाहर आएगा। तो अगले स्टेप में यही बोलोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पे पावर 2 जो होगा उसका वैल्यू होगा ax प्लस b पर पावर 3 बाई 3a, इतना होगा प्लस सी। इंस्पेक्शन के आधार पर हम बता पाए यही हमारा आंसर होगा। पांचवा सवाल क्या है, अच्छा पांचवा सवाल लेते हैं, पहले इसको फिलहाल के लिए पूरा रब कर देते हैं। पांचवा सवाल में क्या है, sin 2x माइनस 4 e टू पावर 3x का इंटीग्रल बताना है, एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शन के आधार पर। तो अब आप तो एक्सपर्ट हो चुके हो, अब तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, बोलो sin 2x जो है, sin 2x उसका किसका डेरिवेटिव में आएगा, जरा सोचो। sin 2x किसका डेरिवेटिव करने पे आएगा, तो आप बोलोगे कि cos 2x का अगर करेंगे, cos 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, cos 2x का डेरिवेटिव करने पे क्या होगा, एक तो माइनस आएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस sin 2x आएगा, और चेन रूल से इस 2x का करोगे तो एक 2 आएगा, तो यहाँ 2 एक आएगा, इतना आएगा। लेकिन यहाँ है कितना, sin 2x है। तो अगर आप कहोगे, इसीलिए दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या है कि इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए, इसीलिए इसका अगर इंटीग्रल किया जाए इसका -2 sin 2x का x के रेस्पेक्ट में, तो आप कहोगे कि cos 2x होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ sin 2x है, जबकि इसमें एक्स्ट्रा -2 है, कोई बात नहीं, -2 को बाहर करेंगे फिर उधर ले जाएंगे। तो अगले स्टेप में आप क्या कहोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x जो होगा इसका वैल्यू वो होगा cos 2x अपॉन 2 ये वाला गुना वाला भाग में आई माइनस ऊपर दे देते हैं, इतना होगा। वैसे ही अगर पूछें और क्या फंक्शन था, एक और था 4 e टू द पावर 3x, तब बोलो सबसे पहले सिर्फ इसको देखना, ये कांस्टेंट वाले को मत देखना। e टू द पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू द पावर 3x होगा। तब बताओ कि e टू द पावर 3x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएशन करें, तब कितना होगा, पहले सोच लो। तो e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर 3x, और 3x का चेन रूल से होगा 3। तब बताओ इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन तो इतना होगा, इतना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x का जो इंटीग्रल होगा x के रेस्पेक्ट में, वह होगा e टू द पावर 3x। अब 3 देखो गुना में है, उसको उधर जाकर भाग में भेज दो, तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x dx का वैल्यू जो होगा वो होगा e टू द पावर 3x बाई 3 होगा, इतना होगा, इतना। लेकिन जरा गौर से देखो, यहां तो sin 2x है, यहां e टू द पावर 3x नहीं है बल्कि -4 भी। तो -4 अगर हम यहां लगा दें, इधर -4 अगर लगाएं या फिर 4 लगाओ, 4, तब 4 लगाने के बाद ये अगर इधर लगा रहे हो 4 इसमें, तो इसमें भी 4 लगाना पड़ेगा, 4 e टू द पावर 3x बटा 3, इतना हो। तब पूछेंगे बताओ इसका, इसीलिए इसका इंटीग्रल तो इतना हो गया। अब देखो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, और यही दोनों टर्म देखो है इसमें sin 2x और ये वाला चीज, ठीक है यही। अच्छा इसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका पूछ रहा है, देखो इसका अलग अलग कर लो, sin 2x माइनस ऑफ 4 e टू द पावर 3x dx, इसी का अलग अलग इंटीग्रल दे दिए, इसका अलग इसका अलग, ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब बताओ अब क्या करोगे, इन दोनों के आधार पर, 1 और 2 के आधार पर बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा करते हैं, इसको i मान लेते हैं। तो बताओ 1 और 2 में, 1 और 2, एक बोल रहा है कि sin 2x का इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, 2 4 e टू द पावर 3x का वैल्यू दे रहा है, तो ये 1 और 2 का दोनों का वैल्यू इसमें रख दो i में। तो बताओ i का वैल्यू फिर क्या होगा, i का वैल्यू हो जाएगा i हम इसको बोल रहे हैं जो हमको ज्ञात करना है। तो sin 2x ऐसे बोल सकते हैं, इसीलिए i बराबर इतना था sin x dx माइनस ऑफ 4 e टू द पावर 3x dx। तो इसका वैल्यू देखो, 1 से इसका वैल्यू रख दो, इसका देखो निकाल चुके, कितना होगा माइनस ऑफ cos 2x बाई 2, और इसका वैल्यू यहां देखो सेकेंड से निकाल चुके हैं, तो यहां रख दो, कितना हो गया। अच्छा माइनस तो ही था, माइनस दे दो, 4 e टू द पावर 3x बाई 3, यही आंसर होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन के आधार पर।
अच्छा, इस टाइप का इंस्पेक्शन के आधार पर एग्जाम में आपसे सवाल नहीं पूछने जा रहा है। पूछेगा कैसे, आगे सवाल हम 6 से लेके एक्सरसाइज का 20 तक चलेंगे। अभी 20 तक नहीं, 22 तक, ठीक है। 22 सवाल है एक्सरसाइज 7.1 में, तो सारे सवाल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। कुछ सवाल अगर छोड़ देंगे तो आप बना पाओगे तभी हम छोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा ब्रेक आप लोग के लिए दे रहे हैं। ब्रेक से वापस आने पर आप इन 5 सवाल को खुद से पहले अपनी कॉपी में बनाओगे, उसके बाद ही आगे देखोगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एक्सरसाइज का 6 से 22 तक चलने के पहले हम उम्मीद करते हैं कि यह सारा फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। अगर याद है भी या नहीं भी याद है तो आप कॉपी खोल के इन सारे फॉर्मूला का पहले याद कर लो। जैसे पहला क्या था, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। कब होता है, जब n नॉट इक्वल टू माइनस हो, n हो, n माइनस 1 नहीं हो। माइनस 1 जब रहेगा, अगर n का वैल्यू माइनस 1 होगा तो x टू द पावर n जो है वो इतना दिखेगा, इतना, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा। x टू द पावर माइनस 1 नीचे आके x टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन जो है अलग से हम लोग याद करते हैं। 1 बटा x का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल जो है log ऑफ mod x होता है। यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो याद कर लो पहले ही फॉर्मूला, एक याद हो गया, फिर ये याद हो गया 2। फिर और क्या याद रखना है, इसका कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या, कि 1 बाई रूट एक्स अगर है तो 1 बाई रूट एक्स का आप चाहो तो इसी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो हमको निकालना है 1 बाई रूट एक्स का, इसका निकालना है। तो 1 बाई रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। कितना होगा, बिल्कुल होगा। आप बताओ x टू द पावर n का, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो आप क्या करोगे इसमें, x टू द पावर n प्लस 1, n है माइनस हाफ, बटा n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, इतना करोगे तो आएगा कितना। देखो x टू द पावर माइनस हाफ में एक जोड़ो, भिन्न का जोड़ करो ऊपर, x टू द पावर प्लस हाफ होगा, माइनस हाफ में एक जोड़ोगे तो प्लस हाफ होगा, कर लेना, भिन्न का जोड़ कर लो। और नीचे जब जोड़ोगे तो नीचे भी हाफ होगा। तो बताओ ये 2 कहां चल जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, देखो ये बड़ा वाला पटा है, 2 जाएगा ऊपर, और x टू द पावर हाफ होगा, जिसको हम रूट x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में याद करेंगे। अगर नहीं याद है तो एक बार निकाल के देख लो, लेकिन ऐसे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, हम निकालेंगे नहीं। फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा एक्स होगा। आप चाहो तो इससे फिर वापिस निकाल सकते हो, ऐसे ही जैसे इसको लिखा जा सकता है, ऊपर जाके x टू द पावर माइनस 2, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले पे कर लेंगे। यहां पे कोई dx है, dx का इंटीग्रेशन तो मतलब 1 का पूछ रहा है, 1 का, तो ऐसे ही याद कर लो ना कि x का डिफरेंशिएशन dx का x, चलो याद कर लो कि dx का इंटीग्रेशन या 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होगा, ठीक है। चलो ये याद हो गया। ये याद होने के बाद cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, sec x into tan x का sec x होता है। क्यों होता है, पहले भी पढ़े थे कि sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec x into tan x, इसीलिए sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x, उसी रूप में याद कर लो। फिर cosec x into cot x का इंटीग्रल वैल्यू माइनस ऑफ cosec x होता है, अब प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं बोल रहे हैं बार-बार। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होगा, इसका इतना होगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x, और वही बता चुके थे कि अगर यहां माइनस रहेगा यही चीज तो cos इनवर्स x, तो ये लिखे नहीं है, यहां समझ जाना। फिर 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर का tan इनवर्स x, और माइनस में रहेगा तो यहां cot इनवर्स x, इतना है तो sec इनवर्स x, यही माइनस में रहेगा तो cosec इनवर्स x। फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन याद कर लो, e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x बाई log a, और 1 बाई x का log ऑफ mod x। इतना फॉर्मूला बाय हार्ट आप जल्दी से याद कर लो, ताकि हम आगे एक्सरसाइज का 6 से 22 का चर्चा करें। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, इसका हम इंटीग्रेशन निकालें, cos x है, sin x है, फिर यहां देखो cos x sec x into tan x है। लेकिन अभी तक देखो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, tan x का इंटीग्रेशन नहीं दिखा, इसमें नहीं दिख रहा है। देखो cot x का भी नहीं दिखा, उसी प्रकार से sec x का भी नहीं दिखा है,
और ना ही cosec x का दिखा है। ये चारों में से किसी का भी इंटीग्रल अभी नहीं पढ़े हैं, तो आगे आने वाले और एक्सरसाइज जो बनाना है उसमें इन सारे का इंटीग्रल फिर हम निकाल पाएंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी वेट कर लो। सवाल जो है 6 नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके लिए हम बोर्ड पर लिखे हुए सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रल, समाकलन ज्ञात करना है सारे का इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले जिसका इंटीग्रेशन करना था इस पूरे का, इस इंटीग्रल का वैल्यू हम i मान लिए हैं। अच्छा, आप पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन में आप करते क्या हो कि दो चीज है, एक चीज है 4e⁻3x और एक है 1। इन दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दे सकते हो। इंटीग्रेशन करेंगे 4e⁻3x का x के रेस्पेक्ट में, और फिर बच गया 1, उसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं अगर सम में या फिर डिफरेंस में रहता है तब, ठीक है, यह रूल होता है इंटीग्रेशन का। इसके बाद और क्या याद रखना है कि अगर गुना में है 4 तो इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर आप कर सकते हो, तो 4 आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन होगा e⁻3x का x के रेस्पेक्ट में। फिर यहां है 1 और 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, पढ़ चुके हो आप, पढ़े हो। अच्छा, यहां हो गया 4, e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e⁻x का क्या होता है बताओ। e⁻x का इंटीग्रेशन जो है x के रेस्पेक्ट में होता है e⁻x, यही होता है। लेकिन यहाँ x जब है और x के रेस्पेक्ट में करना है तब होता है। लेकिन अगर e⁻3x का करना हो, 3x का करना हो, तब आप इसका क्या करोगे, e⁻x के जैसा पहले कर देना। देखो यहाँ 3x है जबकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ x में 3 से गुना है, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन पहले आप e⁻3x कर देना और उसके बाद x में जितना से गुना रहेगा, 3 से गुना है तो 3 से भाग दे दो, 5 से गुना रहेगा तो 5 से भाग दो। क्यों करते हैं, भाग देते हैं। आप अगले एक्सरसाइज में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे तब आपको पता खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम बस यही मान के चल रहे हैं कि e⁻3x का e⁻x के जैसा करना, कर लिए e⁻3x का e⁻3x और x में 3 से गुना है तो 3 से भाग दे देना। तो यहाँ e⁻x का e⁻3x का इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻3x का e⁻3x। अब भाई देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना था जबकि यहाँ 3x है, x में 3 से गुना है तो 3 से भाग दे दो प्लस x, पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देना। यही हो गया 4/3e⁻3x प्लस x और प्लस c, यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, i मान लेते हैं सबसे पहले जिसको फाइंड करना है, x² 1 - 1/x² dx। अच्छा, ये गुना में चीज अलाउड नहीं होता है, गुना में इसको सबसे पहले आप पोलिनोमियल फॉर्म में लाओ। पोलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए आप यहाँ वितरण नियम लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ। x² का इंटू 1 से करो x² और x² का गुना 1/x² से करो। तो x² का गुना जब 1/x² से करोगे तो कितना होगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका गुना आप इससे किए, फिर इसका गुना इससे कर दिए, इतना आ गया dx। अब आप क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करेंगे x² का x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन करोगे 1 का x के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही अलग अलग किया जाता है, रूल होता है। अब x² का कैसे करोगे, तो बताओ x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1/n + 1, यही होता है। तो यहाँ पर देखो ना x⁻n के जगह पे 2 है तो क्या करोगे, 2 + 1 यानी कि 3। अब बटा में भी होगा 2 + 1 यानी कि 3, तो x³ बटा 3 - 1 dx। x के रेस्पेक्ट में करना है 1 का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x और प्लस c, यही आंसर होगा इसका। नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर है ax² + bx + c। इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इसका यानी कि ये हमको फाइंड करना है। इसको सबसे पहले i मान लो। आप i नहीं भी मानोगे इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानते हैं जनरली हम लोग। अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दो, ax² अलग x के रेस्पेक्ट में करेंगे ax², फिर प्लस e प्लस, फिर bx x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस c का करेंगे x के रेस्पेक्ट, कर भी अलग अलग इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन फिर होगा x² का, फिर b है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया,
x का इंटीग्रेशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, और इस c कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिए तो बच गया dx। अब बताओ ये हो गया। अब ये भी बताया कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बटा 3 कैसे होगा, n+1 बटा n+1, ये b हो गया। यहाँ है कितना, x पे पावर 1 है तो क्या होता है x टू द पावर n+1, लेकिन n की जगह पे 1 है तो 1+1 यानी कि 2, अब आई n+1 यानी कि 2 प्लस c। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है पता ही है, x पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 2x² प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे करोगे बताओ, अलग अलग करोगे तो 2x² का कैसे करोगे, 2 आ जाएगा बाहर, और x² का इंटीग्रल क्या होगा, x क्यूब बटा 3। अब तो कर दिया डिटेल इतना, e टू द पावर x का फिर इंटीग्रेशन अलग करोगे तो कितना होगा, e टू द पावर x अब प्लस c, यही आंसर होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर के रूप में है, आप इसे सबसे पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाओ। पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लगाओगे, आप a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, x बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर का मतलब 1/√x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1/x। सबको पता है कि √x का स्क्वायर जब करते हैं तो ये स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, √x का मतलब पावर 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x ही बचेगा। अच्छा ये कर दिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो x, प्लस b स्क्वायर का मतलब 1/√x का स्क्वायर करोगे तो 1/x, माइनस 2ab, तो -2 इंटू a इंटू b करोगे तो a होगा √x और b होगा 1/√x, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, जितना ही बचेगा, और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से x² 2, 1/x का क्या बताया था जरा याद करो, 1/x का फॉर्मूला पढ़े थे, देखो अभी फॉर्मूला में पेज में लिखे हो आप, log ऑफ मोड x, यही था। यहाँ क्या लिखे 1/x का log ऑफ मोड x। अच्छा यहाँ तो -2 है तो -2 का क्या होगा, 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 dx का इंटीग्रेशन निकालना, देखो वास्तव में 2 dx का है तो 2 आ जाएगा बाहर और dx का x यानी कि 2x, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इस सवाल का आंसर होगा 11। x क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/i²। सबसे पहले इसे हम i मान लेते हैं और पॉलिनोमियल फॉर्म में लाते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होता है, ये बटा वाला स्वीकार नहीं होगा, अलग अलग कर दो, x क्यूब बटा x², ऐसे x क्यूब बाई x² कर दिए, फिर यहां प्लस 5x² बाई x² 5x² बाई x² माइनस 4/x² dx। अब अलग अलग कर लो आप। अच्छा x क्यूब है, नीचे x² है तो बचेगा क्या, x, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, यहां बचेगा 4 x² है ऊपर जाएगा तब डायरेक्ट रहने दो, ऐसे ही फॉर्मूला तो हम पढ़े ही है dx। तब बताओ x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, 5 का क्या होगा तो 5 आ जाएगा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x -4 आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या 1/x²। और याद करो हम बताया था कि इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/x² का इंटीग्रेशन। 1/x² का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं कि -1/x होता है, तो यहां रख दो -1/x, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस कर लेना, 4/x कर लेना, वही इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 सबसे पहले i मान लो, यहां भी अलग अलग कर लो आप, यहां है x³ बटा है √x, और √x का मतलब पता ही है कि x टू द पावर हाफ होता है, प्लस यहाँ क्या है 3x, अब बटा है √x को अभी फिलहाल के लिए इसमें √x ही रहने दो, और नहीं तो फिर ऐसे कर दो x टू द पावर हाफ, प्लस हो गया 4 बाई है √x, चलो √x से रहने दो √x, और यहाँ है dx, या फिर ऐसे रहने दो x टू द पावर हाफ। इसको आप कैसे करोगे तो अलग अलग कर दो, अलग अलग करो, x³ बटा x पे पावर हाफ, तब बताओ पावर ऊपर है 3 और नीचे पावर है हाफ, और भागा हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, सबको पता है। तो x पे पावर 3 में हाफ घटाओगे तो कितना होगा, 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2, ऐसे किए 3 में हाफ घटा लिए तो घटाओगे तो कितना आएगा 5/2 आएगा, 3 दूनी 6 में घटा 5/2, प्लस यहाँ है देखो 3, यहां ऊपर है पावर 1 और नीचे है हाफ, तो 1 में हाफ घटाओगे तो कितना होगा x टू द पावर हाफ बचेगा, प्लस
यहां है 4, x टू द पावर हाफ को क्या लिख सकते हो, x टू द पावर माइनस हाफ ऊपर आएगा तो इसका होल dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, इसका करोगे 5 टू द पावर x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होता है जरा याद करो, यही होगा x टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, यही होगा फॉर्मूला। फिर प्लस 3 बार बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1, यही होता है। कितना होता है x टू द पावर कितना होगा n प्लस 1, लेकिन n के जगह पे हाफ है, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है x टू द पावर n का, इसका होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बस यही फॉर्मूला यूज किए हैं इसमें, n के जगह पे हाफ है, यहां 4 आ गया आगे, और x टू द पावर कितना है माइनस हाफ, कोई दिक्कत नहीं, n के जगह पे क्या है माइनस हाफ, तो n माइनस n प्लस 1 फॉर्मूला क्या होता है बटा n प्लस 1, पूरा इंटीग्रेशन हो गया खत्म। आप दे दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा इसके बाद हम यहां कर लेते हैं, यहां करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप x टू द पावर 7/2, देख लो 5/2 में एक जोड़ोगे तो 7/2, अब बटा में भी कितना आएगा, बटा में भी आएगा 7/2, ठीक है। फिर प्लस 3, ये 3 हो गया, इंटू x टू द पावर कितना होगा हाफ पावर, और एक पावर जोड़ोगे तो कितना होगा 1.5 पावर हो जाएगा 3/2 बटा, नीचे में कितना है हाफ में एक जोड़ो, भिन्न का जोड़ करो कितना होगा 3/2 होगा, ठीक है। इसके बाद यहां क्या बचेगा प्लस 4 इंटू x टू द पावर कितना होगा माइनस हाफ में एक जोड़ोगे तो प्लस हाफ, अब बटा में भी प्लस हाफ ही आएगा प्लस c, ठीक है। अब इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, अब 2 ऊपर चला जाएगा 2/7 x पे पावर 7/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो 2 x टू द पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो बच जाएगा 8 x टू द पावर हाफ और प्लस c। आप चाहो तो इन तीनों में कॉमन ले सकते हो, x पे पावर हाफ कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हो, इतना भी छोड़ दोगे और इसी रूप में तब भी आंसर आपका सही होगा, लेकिन आपको आंसर तो पता होगा नहीं, तो आप चाहो तो इसमें कॉमन ले लो। कॉमन सबसे पहले तो 2 होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, x टू द पावर हाफ तीनों में है तो x टू द पावर हाफ भी कॉमन ले लिए, x टू द पावर हाफ कॉमन लिए बताओ, लेकिन x पे पावर यहाँ कितना है, यहाँ है 7/2, 7/2 का मतलब कितना होता है 3.5, जबकि आधा लिखे हैं तब ये और 3 बच रहा है तो x टू द पावर 3 और होगा, सबसे पहले तो 1/7 और x टू द पावर 3 और होगा, प्लस यहाँ 2 लिख चुके हैं, x टू द पावर हाफ लिख चुके हैं, जबकि यहाँ 1.5 पावर है, जबकि आधा लिखा है अभी, तो x पे पावर अभी 1 और बच रहा है, x बच रहा है। फिर अब देखो यहाँ 2 है, जबकि यहाँ 8 है, तो यहाँ 4 1 बच गया, x टू द पावर हाफ तो यहाँ लिख चुके हो, तो ये ब्रैकेट बंद कर दो और प्लस c कर दो। आप इस रूप में भी अगर आंसर लिख दोगे तब भी सही है, और x टू द पावर हाफ को अगर √x लिख दोगे तब भी सही है। आपको फिर बोल रहे हैं कि आंसर तो पता होगा नहीं, जब तक किताब आपके पास नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा, इसीलिए हम इसी रूप में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसका हम वैल्यू i मान लेते हैं, अच्छा फिर बटा के रूप में है x माइनस 1, ये बटे वाले चीज को क्या हटा सकते हो क्या, जरा सोचो, ऊपर वाले चीज में क्या कॉमन आ सकता है x माइनस 1, अगर कॉमन आ जाए तो x माइनस 1 हो सकता है शायद कैंसिल हो जाए, तब पोलिनोमियल फॉर्म में दिख जाएगा, बहुपदीय रूप में दिख जाएगा, तो फिर इंटीग्रेट हम कर पाएंगे। ये बटा में x माइनस 1 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इंटीग्रेट नहीं करने दे रहा है, तो ऊपर वाला फंक्शन जो है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, उसमें क्या कॉमन हो सकता है कुछ क्या, तो देखो तो x³ माइनस x² में क्या x कॉमन होगा क्या, x³ माइनस x² में अगर हम x² कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा x, फिर x² में अगर हम गुना कर दें 1 से तो x² का गुना 1 से होगा तो x², इन पहले 2 टर्म में हम x² कॉमन लिए हैं। अच्छा यहां कॉमन क्या हुआ x माइनस 1, तो बाकी
आगे का टर्म क्या है x माइनस वन, एज इट इज लिख दो x माइनस वन यही। अब सोचो इसको हटा के कि x में कितना से गुना करोगे कि प्लस x हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस वन से। अब प्लस वन का गुना इस माइनस वन से करके देखो तो क्या ये माइनस वन आ रहा है क्या? देखो प्लस वन का गुना माइनस वन से करने पर माइनस वन आ रहा है, यहाँ भी माइनस वन है, मतलब इसको हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं। मेरा किया हुआ सही है भाई। क्या किए, पहले दो टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, तब ब्रैकेट में बच रहा था x माइनस वन, यही x माइनस वन यहाँ लिख दिए। फिर बोले कि इसको ढक लो और बोलो x में कितना से गुना कर दोगे कि प्लस x होगा, तो आप बोलोगे प्लस वन। अब प्लस वन का गुना माइनस वन से करके देखे तो माइनस वन आ गया, मतलब फैक्टराइज ही हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे है x माइनस वन। अब बोलो ऊपर कॉमन क्या होगा, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या, इन दोनों टर्म में देखो x माइनस वन है, तो x माइनस वन कॉमन, तो यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा प्लस वन। अच्छा dx यहां छूट गया है भाई, x माइनस वन, x माइनस वन से देखो x माइनस वन कैंसिल हो गया और अब सिर्फ यही बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि पोलिनोमियल फॉर्म में है, बहुपद रूप में है। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x और प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। अभी यह बहुपद रूप में नहीं है, गुणनखंड के रूप में है, फैक्टराइज फॉर्म में है, गुना के रूप में है। आप क्या करो, पहले आप इसको बहुपद रूप में लाने का प्रयास करो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, वितरण नियम लगाओ। तो रूट एक्स का गुना आप 1 से कर लो तो रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का गुना x से कर लो, रूट एक्स का गुना x से करोगे तो कितना होगा जरा बताओ। यहां है x पे पावर 1 और रूट एक्स का मतलब होता है x पे पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब x पे पावर हाफ, x पे पावर 1 और x पे पावर हाफ को गुना करोगे तो देखो बेस दोनों का सेम है, आधार सेम है, गुना हो रहा है। तब गुना होता है तो वही आधार दे देते हैं, बेस वही दे देते हैं, अब पावर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 पावर होगा 3/2। तो इसका गुना जब इससे करोगे तो आएगा कितना 3/2, बिल्कुल होगा x पे पावर 1 और x पे पावर हाफ गुना करोगे तो x पे पावर 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 dx आ गया इस रूप में। अब क्या करो, आप इंटीग्रेट अलग अलग कर दो, रूट x का करो, तो रूट x का मतलब होता क्या है, रूट x का मतलब होता है 1/2 dx। इसका अलग कर दो, x पे पावर 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करो जरा, x पे पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर हाफ n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब तो याद हो गया होगा x टू द पावर हाफ का, माइनस इसका क्या होगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां कितना होगा x टू द पावर हाफ में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2, ये हाफ में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2, ठीक है। माइनस यहां हो गया x पे पावर 3/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना 5/2। अभी याद ही कर लो ना कि 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, 1.5 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 2.5, तो 1.5 में जब 1 जोड़ोगे तो 2.5 होगा, और 2.5 को लिखते हो कितना 5 का आधा 5/2। अगर बोलेंगे 5/2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5/2 का मतलब क्या है 2.5, 2.5 में अगर 2.5 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3.5, 3.5 का मतलब 7 का आधा। सोच लो अगर 9/2 रहेगा उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, फिर से बोलो 11/2 आएगा, पक्का है। अगर 13/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो बोलो 15/2 होगा, बिल्कुल होगा। 13/2 का मतलब 6.5, 6.5 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 7.5 यानी कि 15/2। अब तो याद ही कर लो क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे हम। बोलो इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ 3/2, 1.5 में 1 जोड़ रहे हैं, कितना करें 5/2 प्लस c। बोलो अगले स्टेप में 2 कहां जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 बनेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये बड़ा वाला बटा है, तो 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c। अब इन दोनों में आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं भी कॉमन लोगे इसी रूप में छोड़ोगे तब भी आंसर सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसी को इंटीग्रेट करना है। वापस से फिर से बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, रूट एक्स का गुना इससे करो 3x स्क्वायर से, फिर रूट 2x का गुना करो 2x से, और फिर प्लस दो रूट x का गुना 3 से, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन सबको कर देंगे, बीच में प्लस का साइन। x का रूट है, इसका मतलब x टू द पावर हाफ है, x का पावर हाफ है और उसका गुना करना है 3x स्क्वायर से। अच्छा 3 तो 3 यहां है, x स्क्वायर से गुना करना है,
तब बोलो x पे पावर गुना करना है, दोनों का आधार x से गुना हो रहा है तो उसी आधार दे देते हैं, बेस वही लिख देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, पता ही होगा। तो हाफ में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, हाफ में 2 जोड़ोगे तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5 का आधा, x टू द पावर 5/2। और नहीं तो फिर भिन्न का जोड़ कर लो, हाफ और 2 का एलसीएम लोगे, जब तो एलसीएम लोगे तो 2 और 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 आ जाएगा। यहाँ आया कितना, इसका गुना इससे करोगे तो x टू द पावर कितना आएगा 5/2 प्लस इसका गुना इससे करोगे तो कितना होगा x टू द पावर, यहाँ हाफ पावर है, यहाँ x पर 1 पावर है तो 1.5 पावर होगा, 1.5 का मतलब 3 का आधा प्लस रूट x है, इसका गुना 3 से करोगे तो कितना होगा 3x पे पावर हाफ लिख सकते हो या रूट x ही छोड़ दो, ठीक है, इतना dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, 3 तो बाहर आ जाएगा, x पे पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा x टू पावर 7/2, अभी भी पता है। अब बाई 7/2 डिवाइड करेंगे, फिर प्लस 2 x पे पावर 3/2 है, उसका एक जोड़ोगे तो कितना होगा 5/2 बाई 5/2, समझ गए, प्लस 3 इंटू x टू द पावर हाफ है, x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन करोगे तो x पे पावर कितना होगा 3/2, n में 1 जुड़ता है तो 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2 बाई 3/2, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगले स्टेप में क्या करोगे, 2 चला जाएगा ऊपर तो 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 दूनी 4/5 x टू द पावर 5/2, इसको ऊपर लेके चल जाओ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर x पे पावर 3/2 प्लस c। इन तीनों में देखो कॉमन क्या होगा, आप इतना भी छोड़ोगे तब भी सही है लेकिन कॉमन हो रहा है इसलिए ले लो, ठीक है। तो कॉमन कितना होगा, सबसे पहले तो नंबर में 2 कॉमन, x पे पावर 3/2, यहाँ x पे पावर 5/2, यहाँ x पे पावर 7/2, सबसे मिनिमम पावर तो यही है 3/2 कॉमन, x टू द पावर 3/2 कॉमन, तो यहाँ 2 है जबकि यहाँ 6 है, तो बचा कितना 2 3 दूनी 6 हो जाएगा 3/7। यहाँ x पे पावर देखो कितना है 1.5 1.5 है, जबकि यहाँ कितना है 7 का आधा यानी कि 3.5 है, तो 1.5 में 3.5 जाने के लिए कितना चाहिए 2, नहीं पता चला तो 7/2 में 3/2 घटा लो, पता चल जाएगा, 7/2 में 3/2 घटा लोगे तब क्या आएगा 4/2 यानी कि 2, तो यहाँ x पे पावर 2 बचेगा, x पे पावर 1.5 में x पे पावर 2 से गुना कर दोगे तो x पे पावर 7/2 आ जाएगा प्लस, अच्छा फिर से यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो बचा 2, तो 2/5, यहाँ x पर कितना है 1.5 पावर जबकि यहाँ कितना है 5 का आधा यानी कि 2.5 पावर, तो और कितना पावर बच रहा है 1, x पे पावर 1 प्लस यहाँ तो 2x पे पावर 3/2, यहाँ भी वही चीज है, तब बचेगा क्या 1, अब प्लस c, इसको चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो 2x पे पावर 3/2, यहाँ एलसीएम लोगे तो 7 है 5 है, यहाँ बटा में 1 है, तो 35 एलसीएम 35, तो यहाँ कितना बचेगा 5 दिया 15x², यहाँ 35 को 5 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14x 14x प्लस 7 5 35 है ना, तो 35 यहाँ बचेगा 35 प्लस c। आप चाहो तो 35 को बाहर कर सकते हो और 2/35 x पे पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा 15x² प्लस 14x प्लस 35 और प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, तब भी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 है 2x माइनस 3 cos x प्लस c टू द पावर x, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो पहले 2x का करोगे इंटीग्रेशन 2x, तो 2x में फिर इंटीग्रेशन करोगे 3 cos x का dx x के रेस्पेक्ट में, यहां करोगे e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में, तब यहां 2x का क्या होगा 2 आ जाएगा बाहर, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा x² 2 माइनस 3 आ जाएगा बाहर, और cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ चुके हो, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x अब प्लस c। अगले स्टेप में 2 से 2 काट दो और यह जितना बचा वही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो 2x² है तो 2 को कर दो बाहर, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ 3 माइनस 3 आ जाएगा बाहर, और sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप cos x मत बोलना, और तो डेरिवेटिव होता है, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ cos x, तो यहां होगा माइनस ऑफ cos x, देख लो ये 3 तो आ गया बाहर माइनस सहित, और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस 5 आ गया बाहर, और रूट x का मतलब क्या होता था x पे पावर हाफ, याद करो
तो उसका इंटीग्रेशन किए थे तो एक्स पे पावर आया था 3/2 बाई 3/2, उम्मीद करते समझ गए होंगे, प्लस सी, यहां से कितना होगा 2x³ बाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x, यहां हो जाएगा प्लस, ये 2 चला जाएगा 5 के साथ 10 बन जाएगा, 10/3 x पर पावर 3/2 प्लस सी, यही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है sec x इंटू sec x प्लस tan x, यहां गुना के रूप में। सबसे पहले आप करो क्या कि इसका गुना इससे कर दो, इसका गुना इससे कर दो, तो इसका गुना इससे करोगे तो आ जाएगा sec² x, फिर इसका गुना इससे करोगे तो आएगा sec x इंटू tan x dx, इतना, यही आ जाएगा। गुना कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा लिए, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे करके। अब बताओ इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, sec² x का अलग, जिसका हमें पता है वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x पता है, होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, याद होगा। फिर अलग इंटीग्रेशन इसका करोगे sec x इंटू tan x, इसका भी वैल्यू हमें पता है, देखो इसका इंटीग्रेशन जो होता है sec x इंटू tan x का वो sec x होता है, तो आप वैल्यू रख दो इसका वैल्यू जो होता है tan x, रख दिए tan x, प्लस इस इंटीग्रल का वैल्यू होता है sec x, तो sec x रख दिए, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आंसर होगा tan x प्लस sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है sec² बटा cosec², इसे क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, cosec² को ऊपर ले जाओगे तो sin² हो जाएगा, sin² में बदल जाएगा, क्योंकि sin² और cosec² एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था, पढ़े होंगे। sec² जब नीचे लाओगे तो cos² में बदल जाएगा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है sec होता है, और sec का cos होता है, इतना। अब बताओ sin² बटा cos² होता क्या है, sin² बटा cos² को आप लिख सकते हो tan² x, और क्या tan² x का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या, tan² x का इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन 10th क्लास में ये जरूर पढ़े हैं कि tan² x का sec² के रूप में फॉर्मूला होता है sec² x माइनस 1, इतना होता है। tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा माइनस 1 होता है। तो अगर हम इसको बदल दें इस रूप में, sec² x को ट्रांसफॉर्म कर दे और tan² को अगर ट्रांसफॉर्म करके sec² के रूप में लिख दें, इतना लिख दें, फॉर्मूला होता है tan² इक्वल टू sec² x माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो अब बताओ ऐसे लिखने के बाद अब अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो sec² x का अलग और 1 का अलग, तो अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला हमको पता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसको लिख दिए tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x और प्लस c, यही आंसर होगा इस सवाल का। यहां पर इस सवाल में क्या करोगे 20 नंबर में 20 नंबर में, तो सबसे पहले बटा में cos² इसको हटाया जाए, कैसे हटाओगे, कैसे हटा सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप 2/cos² अलग और -3 sin x बटा cos², ऐसे अलग अलग कर दिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अलग अलग करोगे तो क्या करोगे, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो 2/cos², ऊपर होगा तो कितना बन जाएगा, इससे sec² बन जाएगा, cos² जब ऊपर जाएगा तो sec² माइनस, यहां है देखो 3 हो गया, sin बटा cos² है। अच्छा sin बटा cos² को आप क्या लिख सकते हो, sin बटा cos², इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या, sin बटा cos गुना cos, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी sin बटा cos मिलकर बन जाएगा tan, और ये cos ऊपर जाके बन जाएगा sec, तो यहां से बन जाएगा tan, आई cos² ऊपर जाएगा तो sec, cos जाएगा ऊपर तो sec इंटू tan, या फिर बोलो tan इंटू sec, एक ही बात है, तो हम ऐसे लिख देते हैं sec इंटू tan, रूप बदल दिए यहां dx। अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, sec² का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो 2 कर लो बाहर, और sec² का इंटीग्रेशन tan x -3 बाहर, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है, वही सही उत्तर आपको पहचानना है। क्वेश्चन क्या है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना। अच्छा एंटी डेरिवेटिव मैं बता चुके थे कि डेरिवेटिव का उल्टा मतलब इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा होगा। अगर हिंदी में इसी सवाल को पढ़ना चाहते हो तो देखो लिख चुके हैं कि इस फंक्शन का प्रति अवकलज है,
इसका बोल रहा है कि प्रति अवकलज क्या होगा। प्रति अवकलज का मतलब वही होता है एंटी डेरिवेटिव अवकलज, डेरिवेटिव का प्रति माने एंटी। ठीक है, एक ही सवाल है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो देखो किसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है। देखो सॉल्यूशन, इसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है रूट एक्स प्लस 1/√x का, इसका। तो आप क्या करोगे, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल बता चुके हैं कि इसको ऐसे लिखते हो x पे पावर हाफ। अच्छा 1/√x का करना है। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के पहले सबसे पहले आप तो यही याद कर लो, जरा सोचो, जरा बताओ तो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव अभी उस सवाल पे मत आना, यहां देखना रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, पढ़े होगे। तो अगर पूछेंगे कि बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, बोले थे रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर इसका इंटीग्रल पूछे 1/2√x का, तब आप कहोगे कि x के रेस्पेक्ट में इतना होगा, इसका डेरिवेटिव ही और इसका इंटीग्रल ही। तो इसका इंटीग्रल पूछ रहे हैं इसका, तो क्या होगा, तो बोलोगे कि √x होगा। लेकिन वापिस से देखो ये 2 को बाहर ला सकते हो तुम, तब बाहर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/√x dx बचेगा, √x इतना होगा इसका। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रल होता है ना, इसको एज ए फॉर्मूला मान के चलो, याद कर लो। 1/√x dx का जब भी आएगा तब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2√x। जहां पर भी पेज में आप फॉर्मूला लिखे हो, इस फॉर्मूले को भी लिख लो और डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज करना। तो आप डायरेक्ट अब बता दो कि √x का क्या होगा, तो √x का मतलब x पे पावर हाफ अभी किए थे, तो इंटीग्रल निकालोगे। देखो इंटीग्रल निकालना मतलब इसका वैल्यू निकालना है, इसका x के रेस्पेक्ट में लिखा नहीं है, लेकिन ये तो लिखा है ना कि इसका प्रति अवकलज, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना, मतलब ये हमको फाइंड करना है। तो √x का क्या था, x पे पावर 3/2 बटा 3/2, और 1/√x का अभी हम बता चुके। देखो 1/√x का क्या है 2√x, तो 2√x प्लस c, ये 3/2 है तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2/3 x⁻³ प्लस 2। अब आंसर देखो किस क्या रूट है, क्या ऑप्शन में क्या रूट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ x पे पावर हाफ है, x पे पावर हाफ है, तो इस √x को लिख दो x⁻½ प्लस c। अब आंसर से मैच करवा लो कि कौन सा मैच कर रहा है, तो 2/3 x⁻³ प्लस 2 x⁻, यही आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है इफ dy/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/4x² सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन fx इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हिंदी में क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन हिंदी में हम लिखे हुए हैं कि यदि fx का dy/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तब एक फंक्शन है fx, उसका डेरिवेटिव का वैल्यू जो है, उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू, fx का डिफरेंशिएशन का वैल्यू इतना है, इतना। और ये भी बोल रहा है कि जिसमें f2 का वैल्यू, fx का मान 2 पर, यानी कि f2 का वैल्यू 0 है, तो fx क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो सकता है कि अभी फर्स्ट इंपैक्ट में आपको समझ में नहीं आया होगा। मान लो कि एक फंक्शन है, देखो fx, देखो एक फंक्शन कोई है fx, कोई फंक्शन रहा होगा, x का फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये फंक्शन fx कुछ रहा होगा रैंडमली, मान लो इतना, मान लो ऐसे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव का वैल्यू जो है, इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब जाके इतना आ रहा है, तो fx ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक फंक्शन fx जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इस फंक्शन fx का, तब जाके इतना आ रहा है, ऐसा कह रहा है, इतना। और कह रहा है कि fx निकालो। तो तुम एक बात बता दो, अगर इस फंक्शन fx का डेरिवेटिव जब इतना है, तो हम पढ़े कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो चूंकि fx का डेरिवेटिव यानी कि d/dx इतना है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल जो होगा वही होगा, fx होगा। अरे इसका डिफरेंशिएशन ही है, तो इसका इंटीग्रल ही नहीं होगा क्या? पढ़े तो बताओ ना, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है,
cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो हम नहीं बोले थे चलो साइन x ले लो, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तब बोलेंगे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तब फटाक से बोल दोगे साइन x। वही तो बात बोल रहे हैं कि fx का डेरिवेटिव दिया हुआ है इतना, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल होगा 4x³ माइनस 3x पे पावर 4 का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो निश्चित है कि वो fx होगा। लेकिन क्या fx ही होगा कि fx प्लस c भी हो सकता है। हम बोले थे कि इंटीग्रेशन डिफिनिट नहीं आता, इनडिफिनिट आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो fx तो होगा ही, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी देंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब बताओ तुमको fx निकालना है, तो fx का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, जरा देखो तो fx को इधर ही रहने दो, अब प्लस c इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, माइनस c। तो बताओ पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, चलो c अभी फिलहाल के लिए इधर ही, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। तो देखो 4 आ गया बाहर, और x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर 4/4 बिल्कुल होगा, -3 आ गया बाहर, और देखो 1/x पे पावर 4 है, 1/x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे करोगे। तो सबसे पहले बोले थे कि x पे पावर इसको -4 लिख देना, ये +4 है, ऊपर जाके -4 होगा, और फिर x पे पावर n+1 बटा n+1 करोगे तो कितना हो जाएगा, x पे पावर -3 बटा -3। अब बताओ ना, x पे पावर -3 नीचे आके x पे पावर +3 बन जाएगा, और ये -1 को ऊपर ले लेना था, टोटल आएगा कितना, -1/3 पहले आएगा। देख लो ये -3 है, तो इसको -1/3 लिख दिए, नीचे में 3 था, और x पे पावर -3 जो है वो नीचे आके x पे पावर +3 हो जाएगा, इतना हो गया, इतना हो गया, बिल्कुल सही है, इक्वल टू fx प्लस c। ठीक है, तो अब यहां से बताओ 4 से 4 देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब बन गया x पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1/x³, इतना आ गया। आई प्लस c जो है अगले स्टेप में इधर आ जाएगा, तो माइनस c हो जाएगा, -c बराबर हो गया fx, इतना। अब इसको आप मान लो 1, देखो fx का वैल्यू तो आप तब बता पाओगे, देखो fx ही निकालना है, fx का वैल्यू आप तब बता पाओगे जब इस कांस्टेंट c का वैल्यू पता हो जाए। और एक वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, एक रिलेशन का जरूरत पड़ता है। उस रिलेशन को बनाने के लिए देखो सवाल में दिया हुआ है कि फंक्शन का वैल्यू यानी कि fx का वैल्यू एट x = 2 0 है। x का वैल्यू जब 2 रखोगे, x का वैल्यू 2 रखोगे तब fx का वैल्यू 0 आएगा, f2 0 बोल रहा है। तब बताओ ये fx को f2 बनाने के लिए x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तब आप क्या कर लो, आप क्या करो कि इसमें इस फर्स्ट रिलेशन में आप x के जगह पे 2 रखो। तो लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखना है तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बोथ द साइड। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख देना x का मान 2 दोनों तरफ रखने पर, रिलेशन 1 में तो रखोगे। नाउ पुटिंग x = 2 in 1, एक में रखना, इसमें समीकरण 1 में x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 रखोगे तो इधर भी 2 रखना है, x की जगह पे इधर भी 2 रखना है, तो इधर 2 रखोगे तो 2 पे पावर 4 16 प्लस 1/x³ यानी कि 1/2 रखना है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या है, -c बराबर f, देखो x के जब क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रखोगे तो f2 हो जाएगा। तो यहां से बताओ भिन्न का जोड़ कर लो, इसको भिन्न का जोड़ करो, LCM 8 16 × 8 128 + 1 129 -c बराबर f2, और f2 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 0 है, f2 का मान 0 है, तो यहां रख दो और यहां लिख दो कि प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 का वैल्यू 0 है, इसीलिए हम रखे हैं। अगले स्टेप में बताओ -c उधर जाकर +c होगा, तो c का वैल्यू निकल गया 129/8, और यही 129/8 का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो fx का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और वही fx निकालना है। तो बताओ यहां पर अगर c का वैल्यू अगर आप रख दोगे, यहां रखना समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब c का मान रखोगे, समीकरण 1 से अब क्या बोल सकते हो, अब fx का वैल्यू क्या होगा। देखो इतना आपको करना नहीं है, ये तो हम जान के डिटेल बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी से कर लेना। तो fx का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, x⁴, देखो समीकरण 1 से ही x⁴ प्लस 1/x पे पावर 3, और माइनस है c, लेकिन c का वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं, यहां है -c, तो c का वैल्यू कितना है 129/8,
यही एफ एक्स का वैल्यू हो गया और यही इस सवाल का उत्तर होगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में सही मैच कर रहा है। एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और माइनस में 129 बाई 8, तो सवाल ऑप्शन नंबर 1 और यही इस सवाल का आंसर होगा। चलो एक ब्रेक ले लो थोड़ा सा, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज पर चलते हैं।